हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिको मुशर्रफ चैनल पर। और आप देख रहे हैं क्लास 8 की पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कोशिका। माई सेल्फ मुशर्रफ, और आपका स्वागत है मेडिको मुशर्रफ में। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के क्लास 8 के विज्ञान का पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है कोशिका, जीवन की इकाई। इस चैप्टर का यह पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। और इस चैप्टर को हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगला लेक्चर होगा दूसरा लेक्चर। तो पहला लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कोशिका क्या होती है, उसकी खोज किसने किया, कौन किया, और कोशिका के बारे में देखेंगे कि कोशिका होती क्या है। तो आप लोगों से सबसे पहले विनती करता हूं कि अगर आप लोग हमारी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि कोशिका क्या होती है। इस चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ये जैक बोर्ड 2026, 27 या जिस भी साल में आप देखेंगे उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक थ्योरी है और इसके बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम एमसी क्वेश्चन भी कराएंगे। क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं इसी के बेस्ड पर। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि कोशिका होती क्या है। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई का एक दृश्य परिचय है। इस परिचय के बारे में आज इस लेक्चर में जानेंगे कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेक्चर को अच्छा से समझते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा, मन लगा के देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। और जहाँ कहीं भी आप लोगों को समझ में ना आए वहाँ ज़रूर कमेंट में सवाल पूछिएगा ताकि मैं भी आंसर दे सकूं, और मैं आंसर दूंगा। जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि कोशिका क्या होती है। कोशिका जिस प्रकार एक मकान को बनने के लिए जिस प्रकार एक मकान को बनने के लिए, एक घर को बनने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार हम लोगों का शरीर या किसी भी जीव का शरीर को बनने के लिए सबसे जो छोटी से छोटी चीज़ होती है वो कोशिका की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ जैसे चित्र में समझाया गया है कि एक ईंट और कई ईंट इस तरह मिलके एक घर का निर्माण हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर सजीवों में कोशिका मिलकर एक जीव बन जाता है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जिस प्रकार एक मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है, उसी प्रकार सभी जीव जंतु अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। और दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं, यहाँ जो पीपीटी है, ये जो पीडीएफ है, इसको पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम में हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। इसी नाम से है, मेडिको मुशर्रफ नाम से, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ पर आप लोग जाके क्लिक करके हमारे उस चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर जितने भी पढ़ाते जाऊँगा वहाँ पर अपलोड करता जाऊँगा और आप लोगों का रिवीजन करने में, नोट्स बनाने में आसानी होगी। इसलिए आप लोग हमारे मेडिको मुशर्रफ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी जुड़ जाइएगा ताकि आप लोगों को पीडीएफ भी मिल पाए। जिस तरह हम लोग जान चुके हैं कि कोशिका क्या होती है, जो हम लोगों का शरीर या किसी भी जीव का शरीर
या जीव को बनने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, वो कोशिका होती है। कोशिका के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो आगे चलते हैं कि कोशिका की खोज कैसे हुई और कौन किया। तो दोस्तों, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुआ। एक छोटे कमरे से कोशिका तक की यात्रा के बारे में जानेंगे कि कोशिका की खोज कैसी हुई। तो सबसे पहली बात है कि कोशिका की खोज किसने किया। किसने किया दोस्तों कोशिका की खोज? यहाँ पर खोज करता है कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक है दोस्त? अंग्रेज वैज्ञानिक, जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। यह सब याद रखते हुए चलिएगा, क्योंकि यही सब एग्जाम में आते हैं। क्या दोस्त? यही सब एग्जाम में आते हैं। कौन सब? कि किसने कोशिका की खोज किया, कब किया, यही सब पूछे जाते हैं। और कब किया दोस्त? 1665 ईस्वी में किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। और कौन सा प्रयोग किया था? क्या कौन सा प्रयोग किया था उसको देखने के लिए? किसको देखने के लिए दोस्त? एक कोशिका को देखने के लिए इसने प्रयोग किया था साधारण सूक्ष्मदर्शी, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से बोतल की कॉर्क, क्या होती है कॉर्क? एक हल्की स्पंजी सामग्री होती है कि पतली परत का अध्ययन किया। क्या क्या? कि पतली परत का अध्ययन किया। किसके पतली परत का? कॉर्क का। किसकी? कॉर्क। कॉर्क एक पेड़ की छाल होती है जिसका प्रयोग पहले बोतल को ढकने के लिए किया जाता था। जिस प्रकार की ये बोतल है, पहले ढक्कन नहीं होता था, तो इसी को इस तरह का ढक्कन बना दिया जाता था। इसके प्रयोग करते हुए इसकी एक पतली सी छाल को लिया। कौन लिया? रॉबर्ट हुक ने। और इसको साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो कोशिका की खोज हुई। और जो उसको देखा तो इस प्रकार के कुछ दिखाई दिए। किस प्रकार के दिखाई दिए? इस प्रकार के। यहाँ क्या बताया परिणाम में? कि उन्होंने प्रत्येक कोष्ठ को कमरे, यानी कोष्ठ मतलब ये जो कोष्ठ दिखाई दे रहा है, ये कोष्ठ, इनको कोष्ठ कमरा की तरह जो दिखाई दे रहा है, प्रत्येक कोष्ठ यानी कमरे को कोशिका यानी सेल नाम दिया, जो एक दूसरे से एक दीवार द्वारा अलग थे। क्या एक कोशिका ये है और ये दूसरी कोशिका, दोनों एक दूसरे से एक दीवार द्वारा अलग होती है। या एक दीवार द्वारा अलग होती है। ये एक कोशिका है। ये इस कोशिका को किसने देखा दोस्त? रॉबर्ट हुक ने देखा। ये बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ रॉबर्ट हुक का नाम, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है जो बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो जो यहाँ पर है ये सब दिखाया गया है विभाजन पट्टी। दीवार को क्या कहा गया है? विभाजन पट्टी। और यहाँ पर जो विभाजन पट्टी है इसको सेल्यूला नाम है। ये जो कोशिका है इसको सेल्यूला कहा गया है। एक सेल्यूला जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। एक छोटा कमरा होता है। जिस प्रकार एक छोटा कमरा उसी प्रकार का यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे सेल कहा। जिस प्रकार की मधुमक्खी की छत्तियाँ होती है उसी प्रकार की दिखाई दे रही है। सेल्यूला मतलब एक छोटा कमरा होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग जान लिए कि कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में किया। और किसकी सहायता से किया? साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की पतली परत का अध्ययन करके किया। यहाँ तक जान लिए दोस्त। आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है। यहाँ एक अलग कंसेप्ट आ गया फिर नया कि मृत से जीवित तक सूक्ष्मदर्शी का विकास। मतलब जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया, जो इस प्रकार के मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दिया, यह हम लोगों ने जान लिया। तो ये कौन सी कोशिका थी? ये दोस्त ये मृत कोशिका थी, इसलिए यहाँ पर गड्ढा 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 दिखाई दिया। इसमें कोशिका द्रव्य नहीं थी, सिर्फ सेल वाल दिखाई दिया गया, इसलिए यहाँ गड्ढा गड्ढा दिखाई दिया। यहाँ पर सिर्फ दीवारें दिखाई दिया गया अलग अलग कोशिका का।
देखिए यहाँ साधारण सूक्ष्मदर्शी से क्वार्क का अध्ययन, इन्होंने केवल मृत कोशिकाओं डेड सेल्स की बाहरी दीवारों को देखा। कौन? रॉबर्ट हुक ने। क्या कहा गया दोस्त कि रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका को नहीं देखा, उन्होंने मृत कोशिका को देखा। उन्होंने मृत कोशिका को देखा। साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्वार्क का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने केवल और केवल मृत कोशिका को देखा, मृत कोशिका की बाहरी दीवारों को देखा। लेकिन अब आता है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका को किसने देखा और कब देखा? तो दोस्त, जीवित कोशिका को एंटोनी वन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में देखा। स्वनिर्मित मतलब उसने खुद अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया था। स्वनिर्मित मतलब अपने से बनाया हुआ। स्वनिर्मित मतलब अपने से बनाया हुआ उन्नत सूक्ष्मदर्शी, अच्छा सूक्ष्मदर्शी द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका लिविंग सेल को देखा। कौन? एंटोनी वन लीeuwenhoek ने। कब देखा? 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को एंटोनी वन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में देखा। और कौन से जीवित कोशिका थे दोस्त? वो सब उदाहरण हो गया शैवाल, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वो सब जो जीवित थे वो सबको देखा। कौन? एंटोनी वन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में। अब ये दो बात आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन ये कोशिका मृत थी। क्या थी? मृत थी। और जो जीवित कोशिका थी वो एंटोनी वन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में देखा। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया दोस्त तो कमेंट में बताइए कौन सा पॉइंट नहीं आया समझ में, जरूर आंसर दूंगा। आगे चलते हैं। अब कोशिकाओं का आकार माइक्रोमीटर से मीटर तक होती है। कि कोशिका का आकार कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, ये सब जानेंगे। आप लोगों से और एक बात कहना चाहता हूँ कि जितना भी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो भी यहाँ पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद आप लोग के पास ये पीडीएफ तो चला जाएगा टेलीग्राम के वहाँ। फिर भी ये पढ़ने के बाद जो आप लोगों के पास एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी जेसीईआरटी जो स्कूल द्वारा दिया गया है, या जो आपके पास एनसीईआरटी है 8वां क्लास का, वो ज़रूर पढ़िएगा ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि सवाल एनसीईआरटी से ही आता है और वही कंसेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। कोशिकाओं का आकार माइक्रोमीटर से मीटर तक होती है। माइक्रोमीटर मतलब -6, 10 पर पावर -6 होता है माइक्रोमीटर। तो सबसे छोटी कोशिका, यह सब पूछा जाने वाला सवाल है दोस्त कि सबसे छोटा कोशिका क्या है? स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, जो कि एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। आकार में माइक्रोमीटर में होती है, बहुत छोटी होती है, ये बहुत छोटी होती है। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु होता है, यह याद रखिएगा आप लोग। और सबसे बड़ी कोशिका लार्जेस्ट सेल शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच का अंडा 17 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई में 13 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि इस प्रकार है। और ये माइकोप्लाज्मा है, ये जीवाणु है। ये तो सबसे बड़ी कोशिका हो गया, सबसे छोटी कोशिका हो गया। अब सबसे लंबी कोशिका लॉन्गेस्ट सेल, जो हम लोगों के शरीर में, जो मानव के शरीर में, हम लोगों के शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होता है, जो संदेश को वहन करता है, वो कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका नर्व सेल जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। क्या? 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। आप लोग हो सकता है तो ये जरूर नोट करते हुए भी जाएंगे ताकि बाद में रिवीजन करने में भी आसानी होगी। बार बार वीडियो देखना ना जिस तरह पड़े, एक बार अच्छा से देखिए जैसे माइंड में सब सेट हो जाए। और मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में घुस जाए और कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
ये दोस्त ये तंत्रिका कोशिका है, मानव की तंत्रिका कोशिका है जो कि सबसे लंबी कोशिका होती है। यह ऑस्ट्रिच का अंडा है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, और ये माइकोप्लाज्मा जीवाणु है जो सबसे छोटी कोशिका होती है। आगे चलते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें है कि कार्यों की भिन्नता, क्या कार्यों की भिन्नता, और कार्य अलग अलग है तो आकृतियों में भी विविधता होगी, तो उसका शेप में, साइज में भी अलग अलग होगा, शेप भी उसका अलग अलग होगा। देखो यहाँ यद्यपि कुछ विशिष्ट गुण सभी कोशिकाओं में समान होते हैं, सभी कोशिकाओं में भले कुछ गुण समान होते हैं, फिर भी कार्यों में भिन्नता के कारण, फिर भी उसके काम में अलग अलग जो काम है उसके भिन्नता के कारण उनकी आकृतियां अलग अलग होती हैं। भले ही कोशिकाओं में समान गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनके कार्यों के अनुसार, किनके कार्यों के अनुसार दोस्त, कोशिकाओं के कार्यों के अनुसार उनका साइज, शेप भी बदल जाता है। देखिए जैसे कि गोलाकार, स्फेरिकल, चौकर, बहुभुजाकार, अंडाकार, अनियमितकार जिसे इरेगुलर कहते हैं, ओवल, पॉलीगोनल, स्क्वायर, स्फेरिकल, ये सभी अलग अलग आकृतियों में, अलग अलग शेप में कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके कार्यों के अनुसार। तो क्या ये सवाल बन जाता है दोस्तों यहाँ कि क्या सभी कोशिकाओं का शेप एक जैसा होता है? नहीं, क्योंकि सभी कोशिकाओं का कार्य अलग अलग होता है। अलग अलग कार्यों के अनुसार कोशिकाओं का साइज, शेप अलग अलग हो जाती है। यहाँ आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों को, जो भी आपके क्लास फ्रेंड हैं, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह अच्छा से अच्छा कंटेंट पाने के लिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, भूलना नहीं है। और इसके और एक लेक्चर आएगा, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। इस चैप्टर को हम 2 भागों में बांटे हैं। आज पूरा कोशिका के बारे में जानकारी लेंगे, फिर कल कोशिका के घटक के बारे में जानेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं। इसीलिए आप लोगों से यही विनती है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर इस चैप्टर के प्रश्न भी देंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा चांस होगी आने की, और चांस क्या आएगा ही आएगा, उस प्रकार के प्रश्न देंगे। इसीलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है कि कोशिकाओं की संख्या, जीवन का वर्गीकरण। मतलब कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्त देखिए, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया एक कोशिक जीव, मतलब वैसे जीव जो केवल और केवल एक ही कोशिकाओं से बना होता है। वो अपना जीवन का जितना भी कार्य, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, चाहे वो अपना जितना भी कार्य करता है, सब वो उसी एक ही कोशिका के अंदर होती है। तो उस प्रकार के जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो यह परिभाषा है कि वह जीव केवल एक ही कोशिका से बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण हो गया अमीबा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, पैरामीशियम। दोस्तों ये सब याद रखिएगा कि कौन सा एक कोशिकीय जीव है, कौन बहुकोशिकीय जीव है, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह सब आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिएगा अच्छा से। अभी सही मैं शुरू से बोलते जा रहा हूँ कि स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम तक याद रहता रहे कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है, बहुकोशिकीय जीव कौन सा है। ये सब हम लोगों को याद रखना होगा।
क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं। अब बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले मैं समझा देता हूँ कि बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव है जो एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। जो बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है एक जीव, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि वह जीव जो एक से अधिक यानी अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार हम लोगों का शरीर या हाथी का शरीर या बैल हो गया, गाय हो गया और बड़े बड़े जीव हो गया, पेड़ हो गया, उस सब का जितना भी जीव है, जंतु है, प्लांट्स है, सभी का शरीर देखिए वो सब बहुतों कोशिकाओं से बना होता है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं से बना होता है, इसीलिए उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसका उदाहरण याद रखिएगा दोस्त। इसका उदाहरण है मनुष्य, दूसरे जंतु हो गया और लंबे लंबे पौधे, ये सब बहुत ही ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये स्लाइड अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के बीच में अंतर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है और बहुकोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है। ये अमीबा का चित्र है दोस्त, एक कोशिकीय अमीबा, और ये पैरामीशियम का चित्र है। क्या ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है। ये एक कोशिकीय है, याद रखिएगा। यही सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ते जाना है, नोट करते जाना है और रिवीजन के लिए पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है तो लाइक ठोक दीजिएगा। तो इस चैप्टर का निष्कर्ष यह है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या कि एक जीव को जीने के लिए न्यूनतम उसको किससे बना होना चाहिए और कितने चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसको एक कम से कम कोशिका की ज़रूरत होती है। कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए कोशिका को कहा गया क्रियात्मक एवं रचनात्मक। इसीलिए कोशिका को क्या कहा गया, एक जीव की न्यूनतम क्या क्रियात्मक एवं रचनात्मक कहा गया। मतलब रचनात्मक मतलब यह सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो आकार और ढांचा प्रदान करती है। रचनात्मक मतलब एक कोशिका के बिना तो जीवन संभव नहीं है, लेकिन रचनात्मक इसीलिए कहा गया, या समझ लीजिए कि रचनात्मक स्ट्रक्चरल, इसी ने एक जीव को स्ट्रक्चर प्रदान किया है कि ये किस प्रकार का होगा। जिस तरह की ये अमीबा है, ये इस प्रकार का एक कोशिकीय है। इसका आकार नियमित नहीं है, इधर उधर होता है। जिस प्रकार हम लोगों का जैसे मनुष्य हो गया या जीवाणु हो गया, उसका स्ट्रक्चर कौन बनाए रखता है। एक जीवाणु जैसे एक कोशिका है, इसका स्ट्रक्चर एक कोशिका ही के कारण रचनात्मक है, इसलिए इसका रचना बनाया, तो ये स्ट्रक्चरल हुआ। अब क्रियात्मक मतलब फंक्शनल मतलब यह स्वतंत्र रूप से जीवन को सभी आवश्यक क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। मतलब क्रियात्मक मतलब कि मानकर चलो एक ये अमीबा है जो कि एक कोशिकीय है, तो क्रियात्मक मतलब होता है फंक्शनल मतलब होता है कि जो जिस प्रकार हम लोगों ने परिभाषा में पढ़े कि कोशिका वो न्यूनतम इकाई है जो जीव के लिए आवश्यक है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है क्या, कोशिका। तो रचनात्मक के बारे में तो जान लिए, जो कि आकार या ढांचा प्रदान करती है। क्रियात्मक मतलब कि जो एक कोशिका है, इसी में सब क्रिया होती है, ये क्षमता रखती है। ये एक कोशिका जो होती है वो हर चीज करने की क्षमता रखती है, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि, जो इनको शरीर में आवश्यकता होती है। अब स्वतः जनन क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन। यह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वयं अपना प्रतिलिपि बनाने में सामर्थ्य रखती है। जिस प्रकार यह अमीबा के बारे में कहें
तो ये खंडन हो जाता है, तो इसका सेल्फ रेप्लिकेशन हो जाता है, ये टूट जाता है। और ये बैक्टीरिया भी द्विखंडन द्वारा जनन कर लेता है, तो ये टूट जाता है तो अपना रेप्लिकेशन बन जाता है। तो इसीलिए ये अपने खुद से एक कोशिका से दो कोशिका बन जाता है, तो ये स्वतः जनन हो जाता है। तो यह लास्ट में क्या है, अतः कोशिका केवल शरीर का हिस्सा नहीं है, ये स्वयं में जीवन की मूलभूत इकाई है। यह कोशिका स्वयं में शरीर का एक हिस्सा नहीं है, मतलब सिर्फ ये एक हिस्सा का काम नहीं है, यह स्वयं में एक जीवन की मूलभूत इकाई है, क्योंकि ये एक क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। इसीलिए आशा करता हूँ दोस्त कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आप लोग दूसरे लेक्चर का जरूर वेट कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें कोशिका के घटक बताए जाएंगे और उसके जो भी पार्ट बचे हैं बुक में उसको सब बताया जाएगा और चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद फिर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इसके प्रश्न भी लगाए जाएंगे। अगर आप लोग अभी तक डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके पीडीएफ को वहाँ नहीं पाए हैं या फिर टेलीग्राम पर नहीं जा पाए हैं, तो यहाँ पर उसका क्यूआर कोड दे दिया हूँ। इस क्यूआर कोड में आप लोग स्कैन कीजिएगा, यहाँ लिंक आ जाएगा, यहाँ पर लिंक आ जाएगा। स्कैन करने के बाद और वहाँ क्लिक करने के बाद सीधे चैनल में चले जाएंगे, वहाँ पर इस पीडीएफ को पा जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्त। अगर आपको थोड़ा सा भी ये हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा और लाइक ज़रूर ठोकिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। तब तक के लिए बाय।